हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार खाना जरूर बनाते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हमारी ख्वाहिश होती है कि जो हम रोटी बना रहे हैं ये रोटी बिल्कुल गोल शेप में हो, फूली हुई हो और सॉफ्ट हो। लेकिन ये सॉफ्ट रोटी, फूली हुई रोटी बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये रोटी फूलता कैसे है, चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। तो इसके पीछे का साइंस बड़ा ही सिंपल है। आप यहाँ पे फिजिक्स के दो टर्म देख रहे हैं, एक इवेपोरेशन और दूसरा है बॉइलिंग। दोनों चीजें सेम होती है। इवेपोरेशन में भी जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड यानी कि दूध हो गया, तेल हो गया या फिर पानी हो गया, इसी चीज को लिक्विड कहते हैं। लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन भी कहलाता है और लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना बॉइलिंग भी कहलाता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इवेपोरेशन वो ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि कपड़ा हमारा गीला है, उसको हमने सूखने के लिए रख दिया तो उसमें इवेपोरेशन के जरिए क्या होगा, वो उसका जो पानी होगा कपड़े के अंदर वो गैस बन जाएगा और हमारा कपड़ा सूख जाएगा। या फिर कोई दाना वगैरह अनाज है जिसको हम छत पे डालते हैं तो वो भी इवेपोरेशन से ही सूखता है। अब बॉइलिंग थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि बॉइलिंग में लिक्विड को हम बाहर से गर्म करते हैं, यानी बाहर से उसमें हम कोई हीट देते हैं, उसके बाद ये लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होता है। इसी चीज़ को हिंदी में क्वथन कहा जाता है। तो बेसिकली जो रोटी बनाने में या फिर रोटी को फुलाने में जो चीज़ सहायक है वो है बॉइलिंग। तो हमें बेसिकली बॉइलिंग को समझना है। तो बॉइलिंग का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना जब उसे हम बाहर से कोई हीट देते हैं। तो चलिए बॉइलिंग समझ में आ गया। अब ये रोटी फुलाने में किस तरह से हेल्पफुल है ये समझने के लिए हम रोटी बनाने के प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रोटी बनाने का प्रोसेस भी बड़ा ही सिंपल है। हम आटा लेते हैं, फिर पानी लेते हैं, आटा में पानी डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आटा पानी को अच्छे से गूंथ देते हैं। तो अच्छे से गूंथना भी है और पानी भी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। पानी प्रॉपर मात्रा से मतलब ये है कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़रूरत से कम है। अगर आपका पानी ज़रूरत से कम रहेगा तो इससे क्या दिक्कत आएगी यह वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हमने आटा को अच्छे से मिलाया नहीं है, मतलब अच्छे से आटा गूंथा नहीं है, तो इससे भी हमारा रोटी नहीं फूलेगा। क्यों नहीं फूलेगा ये भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, आटा का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसे चकला और बेलन के हेल्प से उसे राउंड शेप दे देते हैं। रोटी को राउंड शेप देने के बाद हम उसे तवा पे सेकते हैं। सेकने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले हम एक साइड को सेकेंगे। एक साइड से सेकने से होता यह है कि रोटी का एक साइड का परत जो है ना वो सख्त हो जाएगा और उसको ज्यादा सख्त नहीं करना है, थोड़ा सा उसको कच्चा ही छोड़ देना है। फिर दूसरे साइड फिर पलटी मारेंगे। पलटी मारने के बाद जो दूसरा साइड होगा उसको पूरी तरह से सेक लेना है, क्योंकि वहां वो दूसरा साइड जो है ना वो दोबारा नहीं सेकाएगा, तो उसको पूरी तरह से सेक देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि रोटी का जो दोनों साइड का परत है ना वो बिल्कुल सख्त हो चुका है। अब फिर से हम रोटी को पलटी मारेंगे पहले वाले साइड में। तो दोबारा पलटी मारने के बाद जो हमारा पहला वाला साइड था जिसे हमने कम सेका था वो साइड फिर से सेकाने लगा। वो साइड थोड़ा सेकाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारा दूसरा वाला साइड था वो तो पूरी तरह से सख्त हो गया, पहला वाला साइड थोड़ा नरम था, अब ये साइड भी बिल्कुल सख्त हो गया। तो दोनों साइड से रोटी हमारा ऊपर से और नीचे से सख्त हो चुका है, लेकिन बीच का रोटी अभी भी कच्चा है। कच्चा का मतलब यह है कि बीच का आटा अभी भी गीला है, यानी आटा के साथ पानी मौजूद है। तो फिर क्या होगा कि जब हम और ज्यादा हीट देंगे ना तो बीच में जो पानी अवेलेबल है वो क्या होगा, गैस का फॉर्म लेगा, वहां पे बॉइलिंग होगा। तो बॉइलिंग होने के बाद जो गैस बनेगा, तो गैस का नेचर होता है फैलना। अब गैस फैलना चाहेगा, फैलने के लिए भैया वो ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला परत तो रोटी का बिल्कुल सख्त है, वहां से वो निकल नहीं सकता है। नीचे जाएगा तो नीचे से भी रोटी सख्त हो चुका है, तो वहां से भी गैस निकल नहीं पाएगा। तो गैस क्या करता है, बीच से ही रोटी को फाड़ देता है। बीच से रोटी को फाड़ने के बाद वहीं पे वो फूल जाता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आटा में पानी की मात्रा सही रखिएगा तभी आपका रोटी फूलेगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा था, मान लीजिए कि आपने आटा में पानी का मात्रा ज्यादा कर दिया तो फिर क्या दिक्कत आएगा। तो जब आप उसे इस तरह का राउंड शेप देंगे तो शेप देने में दिक्कत आएगी। और मान लीजिए आपने आटा में पानी कम डाला है, तो कम पानी डाला है तो यानी कि दर्ब कम हुआ, लिक्विड कम हो गया। लिक्विड कम होगा तो गैस का निर्माण भी कम होगा, और गैस जब कम बनेगा तो रोटी भी कम फूलेगी। तो इसलिए पानी सही होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप आटा को अच्छे से गूंदें। अच्छे से गूंदेंगे तो इससे क्या होगा कि आटा का जितना भी कण रहेगा ना, सब कण पानी से भीग जाएगा। तो हर एक कण के पास इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन होने से क्या होगा कि हमारा हर एक कण मुलायम हो जाएगा, तो रोटी मुलायम बनेगी। मान लीजिए कि आपने अच्छे से आटा को गूंदा नहीं है, कुछ
आटा आपका सूखा है, कुछ गीला है, तो जहाँ पे आटा आपका गीला है वहाँ पे तो गैस का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपका आटा सूखा हुआ है वहाँ पे तो गैस का निर्माण नहीं होगा, तो वहाँ पे रोटी नहीं फूलेगा। तो इसीलिए पानी की मात्रा भी सही होनी चाहिए और आपको आटा अच्छे से गूंथना भी है, तो 100% आपका रोटी इस तरह से फूलेगा। अब आपकी बहुत अच्छी रोटी बन चुकी है। अब सिंपली क्या करना है, उसे दूध में मिला करके खाइए या जिस तरह से खाना खाइए। मेरे ख्याल से दूध में खाना सबसे बेहतर होता है, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा करके एक छोटा सा बेल आइकॉन भी होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए।